हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एमपीसीजे का एग्जामिनेशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। जो भी कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ साथियों, वो एमपीसीजे एग्जामिनेशन के ही अकॉर्डेंस में लेकर के आ रहा हूँ। आज जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ साथियों, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड वन लाइनर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जा रहे हैं। उसी को कंसीडर करते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अगर हम इस कंटेंट की बात करें साथियों, तो ये जो कंटेंट आपके सामने दिख रहा है, ये पार्ट नंबर आज हमारा 4 है। 3 पार्ट तक ऑलरेडी मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखिएगा, आपको देख करके मजा आएगा, क्योंकि उसमें मैं गहराई में उतरा हूं और एक एक चीजों को, एक एक कंटेंट को आपके सामने बताने का, एक एक कंटेंट को आपके सामने रखने का मैंने वहां पे काम किया है। तो साथियों आप सभी लोगों को ये चीजें पता है कि किस तरह से कंटेंट पे काम किया जाता है, क्या क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आप यहां पर देखिए, हम इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं जिससे कि चीजें आपके सामने यहां पे फ्लैश करें। यहां पे आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में प्रस्तावना के बारे में, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने प्रीएम्बल को पढ़ा है और अच्छे से हम लोगों ने प्रीएम्बल को पढ़ने का काम किया है। तो यहां पर देखिए, जो फर्स्ट वन लाइनर आपके सामने आ रहा है साथियों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी के सभी कंटेंट आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना के महत्व को स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इनरी बेरूबारी यूनियन का एक मामला आया था। अब देखिए, केस का सिलसिला यहां से स्टार्ट हो गया। कल आप लोगों ने देखा था पार्ट 3 की, अगर हम बात करते हैं तो पार्ट 3 में आप लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल देखा था। वही प्रीएम्बल जिसको कि जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा एज ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में पेश किया था, उसी को क्या मान लिया गया था, उसी को प्रीएम्बल के रूप में उसको वहां पे अडॉप्ट कर लिया गया था। तो उसी प्रीएम्बल की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के महत्वपूर्ण को, जो प्रस्तावना का महत्व है, उसके महत्व को स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने, मींस की एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, मींस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जिक्र यहां पे की जा रही है। और एक केस लॉ आया था साथियों, उस केस लॉ का नाम था इनरी बेरूबरी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से, या फिर इनरी बेरूबरी का वाद के नाम से आप उसको जान सकते हैं। उसी वाद में कहा गया है कि प्रस्तावना जो होता है ना, वह संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी होती है। यह बात आपको जानने की आवश्यकता होती है। यह किस बात में कहा गया था और किसके अकॉर्डेंस में कहा गया था? तो साथियों, ये जो बातें कही गई थी, ये प्रस्तावना के संदर्भ में कही गई थी कि प्रस्तावना जो होता है, ये क्या होता है, ये जो संविधान मेकिंग, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जो हमारे फादर थे, उनके विचारों को, क्या वो सोच रहे थे, क्या करना चाहते थे, किस टाइप का, किस नेचर का वो संविधान बनाना चाहते थे, उनके विचारों को जानने की क्या है, ये चाबी है, ये कुंजी है। ये बात हमको कहां से देखने के लिए मिलता है? तो इनरे बेरूबरी वर्सेस इनरे बेरूबरी यूनियन का एक मामला आया था और उसी मामले के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये पहला का पहला आपने वन लाइनर देख लिया। और जब आपके एग्जामिनेशन में रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों, तो इसी नेचर के, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे कि कुंजी कहा गया था, तो किस केस लॉ में कुंजी कहा गया था? तो इनरे बेरूबरी यूनियन का मामला था और उसी इनरे बेरूबरी यूनियन के मामले में इसको कुंजी कहा गया, क्योंकि संविधान निर्माता जो थे, जिन्होंने संविधान को बनाया, उनके विचारों को हमें कैसे पता कि क्या चाहते थे वो लोग, किस तरह का संविधान एट दैट टाइम वो बनाना चाहते थे, किस तरह के भारत की सपना उन्होंने देखा था। क्या आज जैसा हमारा भारत है, इसी भारत की सपना उन्होंने देखा था कि कुछ इससे बेहतर भारत का सपना देखा था? इन सभी चीजों को जानने की कुंजी क्या है? तो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वन लाइनर। नेक्स्ट वन लाइनर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का नाम इंडिया अथवा भारत होगा। तो यह बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिख दिया गया है कि संघ का नाम क्या होगा, या तो इंडिया होगा, दैट इज भारत होगा, या तो आप इंडिया कह सकते हैं या फिर आप उसको भारत कह सकते हैं। अन्य किसी तीसरे नाम से इसको नहीं बुलाएंगे आप। हिंदुस्तान ये है
आप कह सकते हैं, लेकिन कहीं लिखेंगे तो हिंदुस्तान आप नहीं लिखते हैं। या तो आप ट्रीटी करते हैं, या तो इंडिया के नाम से करेंगे, या फिर आप भारत के नाम से करेंगे, किसी तीसरे नाम से यहां पे नहीं करेंगे। तो इस नेचर के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में धूमधाम से खूब धड़ल्ले से बन रहे हैं, और इन सभी क्वेश्चंस को आपको जानने की, आपको क्वेश्चंस को, नेचर को समझने की साथियों आवश्यकता है। नेक्स्ट यहां पे वन लाइनर को देखिए। नेक्स्ट वन लाइनर कह रहा है कि भारतीय संविधान स्वरूप से तो संघात्मक होते हुए भी आत्मा से एकात्मक है। अब आप कहेंगे कि ये संघात्मक और एकात्मक में हमको क्या उलझाया जा रहा है, क्या फंसाया जा रहा है? तो अगर हम भारतीय संविधान के स्वरूप की बात करते हैं, उसके नेचर की बात करते हैं, तो आपको देखने में तो लगेगा कि ये संघात्मक है, मींस कि ये यूनियन नेचर का है। लेकिन जब हम इसके अंदर घुसेंगे तो आपको ये एकात्मक नेचर का देखने के लिए मिलेगा। कौन देखने के लिए मिलेगा? तो ये पूरा का पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सभी के सभी चीजों को मैंने कल ऑलरेडी इसको डिस्कस कर दिया था जब प्रियम्बल को मैं पढ़ रहा था, लेकिन आज फिर मौका मिला है इसको वन लाइनर फॉर्मेट में रीड करने का, इसको वन लाइनर फॉर्मेट में समझने का, तो हम ये मौका बिल्कुल नहीं गवाएंगे, हम इसको भी यूटिलाइज करेंगे। यहां पर दे रहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 4 नए शब्द जोड़े गए थे। मैंने आपसे कल ये बात बताया था कि भारत के संविधान की अगर हम बात करते हैं, खास करके भारत के संविधान की प्रस्तावना की हम बात करते हैं, तो क्या प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो आप लोगों ने बिल्कुल कहा था कि हां, प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया जा सकता है, और एक बार प्रस्तावना के अंतर्गत अमेंडमेंट हुआ भी था। और वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें प्रस्तावना के अंतर्गत अमेंडमेंट किया गया था? तो मैंने कल ही आप लोगों को बताया था साथियों कि 42वां संविधान संशोधन था। और कब कराया गया था 42वां संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में करवाया गया था। और उसी समय क्या किया गया था? वर्ड्स को ऐड किया गया था, प्रियम्बल से कुछ चीजों को निकालने का कोशिश नहीं किया गया था, उसमें शब्दों को एंटर करने का कोशिश किया गया था। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी रिपीट करा देना चाहता हूं कि इसी के साथ हम लोगों ने केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के भी जजमेंट को कहीं ना कहीं इसके साथ कोरिलेट करने के लिए कहा था, और बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने वहां पे भी ऑब्जर्व किया था कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, किसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पे आपके साथ जो करना है पार्लियामेंट आप कर लीजिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो एट दैट टाइम ही पार्लियामेंट ने पूछ लिया कि सर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि समय आने पे मैं बताऊंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सभी चीजों को आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया है पार्ट 3 में, लेकिन यहां पे फिर आपके पास चांस मिल रहा है, फिर आपका रिवीजन हो रहा है। यहां पर देखिए क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 4 नए शब्द जोड़े गए। ये शब्द की भी आपको मैंने बताया था कि पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था। इन सभी शब्दों को क्या किया गया था? इन सभी शब्दों को जोड़ने का काम किया गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन कराया गया था 1976 के अंतर्गत। तब देखिए क्या क्या जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, तथा अखंडता। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाहित किया गया था। मींस कि 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति का रिकमेंडेशन आया था, और उसी सरदार स्वर्ण सिंह के रिकमेंडेशन के बिहाफ पे क्या किया गया था? धूमधाम से 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो लेडी प्राइम मिनिस्टर थी। कौन लेडी प्राइम मिनिस्टर थी? तो लेडी प्राइम मिनिस्टर का अगर हम नाम लेना चाहेंगे तो इंदिरा गांधी जी थी, और उन्हीं के टाइम पे ये 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इसको एक अलग से भी नाम दिया गया था 42वां संविधान संशोधन को। हां साथियों, इसका नाम दिया गया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसका नाम दिया गया था क्योंकि संविधान के ज्यादा से ज्यादा प्रोविजंस को क्या किया गया था? उलटफेर कर दिया गया था, और ये रास नहीं आ रहा था, और इसको क्या कर दिया गया? इसका एक नाम ही दे दिया गया कि ये मिनी संविधान है। इनके पिताजी के समय पे क्या किया गया था? संविधान को बनाया गया था, लेकिन पुत्री ने क्या किया? पूरे संविधान को पलट देने का काम किया था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय। और किसके रिकमेंडेशन पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह के रिकमेंडेशन पे ये सभी के सभी काम किए गए थे। आपको पता होना चाहिए सरदार स्वर्ण सिंह के बारे में भी, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में वहां से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि जब 42वां संविधान संशोधन की बात आएगी तब ना इंदिरा गांधी जी बचेंगी, ना सरदार स्वर्ण सिंह साहब बचने वाले हैं।
नेक्स्ट देखिए यहां पे वन लाइनर क्या कह रहा है। नेक्स्ट वन लाइनर कह रहा है कि भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य लोगों में न्याय की बात करता है। किसकी बात करता है? जब जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं साथियों, तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है? न्याय देखने के लिए मिलता है, स्वतंत्रता हमको देखने के लिए मिलता है, समानता हमको देखने के लिए मिलता है, बंधुत्व देखने के लिए मिलता है। इन सभी चीजों का समावेश हमारे प्रियम्बल में भी हमको देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं, या फिर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की ही बात करते हैं, तो उन सभी जगहों पे इन सभी चीजों का हमें समावेश देखने के लिए मिलता है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स जो होता है साथियों, वो हमारे स्वतंत्रता पे ही तो बेस्ड है। पूरा पार्ट थर्ड की हम बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक की बात करते हैं, तो पूरा का पूरा हमें यहां पे लिबर्टी प्रोवाइड किया जा रहा है, पूरा का पूरा हमें स्वतंत्रता यहां पे दी जा रही है। तो सभी के सभी कंटेंट्स तो हमको देखने के लिए मिल ही रहा है। आइए देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य लोगों में न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना पैदा करना होता है। और इसी टाइप के, इसी नेचर के क्वेश्चन आपके वन लाइनर फैक्ट में पूछे जाते हैं कि भारत के संविधान की अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या संविधान का मुख्य उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को परेशान करें? ऐसा उद्देश्य हो सकता है किसी देश के संविधान का? तो जी साहब, ऐसा उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार का उद्देश्य कौन लेकर के आता है कि हम संविधान बनाएंगे और देश की जनता को परेशान करेंगे? नहीं, देश की जनता के लिए क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। हमारे देश का जनता स्वतंत्र हो, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी रह सकता है। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 19 का दर्शन आपके स्वतंत्रता के अंतर्गत होता है। जब जब आप आर्टिकल 19 को याद करेंगे तब तब हमारी ये क्लास अगर आप देख रहे होंगे तब तब आपको ये क्लास याद आएगा कि नहीं, आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत पूरा का पूरा हमको कंटेंट ABCDEF करके हमको प्रोवाइड करने का काम किया गया है। समानता का भी काम हमको करने के लिए दिया गया है। कहा गया है आर्टिकल नंबर जब 17 को आप देखेंगे तो वहां पे आपको इक्वालिटी की बात की जाती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की जाती है। जब जब आप आर्टिकल नंबर 14 को पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 17 को पढ़ेंगे, तो ये सभी की सभी चीजें आपके लिए ही तो प्रोवाइड किया गया है। हम पूरे बल्क की बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 का, तो पूरा का पूरा समावेश आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। आगे हम चलते हैं, आगे वन लाइनर को हम यहां पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। आगे वाले वन लाइनर में कह रहा है कि भारतीय संविधान में गणराज्य से तात्पर्य है कि, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि रिपब्लिक से क्या तात्पर्य है। साथियों, रिपब्लिक से यह तात्पर्य होता है, गणराज्य से यह तात्पर्य होता है कि जो हमारा हेड होता है, क्या होता है? जो हमारा हेड होता है। यह हेड की बात नहीं कर रहे हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हमारा हेड होता है, जिसको कि हम प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं, उसी को हेड हम कहते हैं। वो एक परिवार का नहीं होता है, बल्कि उसको इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। उसी को गणराज्य देश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को रिपब्लिक देश के नाम से, गणराज्य देश के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान में गणराज्य से तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष कहिए या राष्ट्राध्यक्ष कहिए, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। आप सभी लोगों को पता है साथियों, जब जब आप यूनियन को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं? तो जब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 5 को पढ़ते हैं तो पार्ट 5 में आपको यूनियन देखने के लिए मिलता है। और आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के, कहां से लेकर के? क्योंकि 51 तक तो हमारा पूरा का पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कवर करता है। जब जब हम आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 62 की बात करेंगे, ये पूरा का पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड पूरा बंच दिया है कि कौन हो सकता है प्रेसिडेंट, कितनी बार हो सकता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होगा, अगर उनके ऊपर इंपीचमेंट लगाना है तो किस तरह से लगाया जा सकता है। तमाम बातों को आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 62 के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये पूरा का पूरा बंच ही है, ये किसके बारे में बात करता है? ये पूरा का पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए ही डिवोटेड किया गया। अब आप सोच सकते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 10 आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए दे दिया गया है अकेले, तो कितना ज्यादा हमारे लिए रेलिवेंट होंगे प्रेसिडेंट, उसी की बात यहां पे कर रहा है। तथा भारत में वंशानुगत राजा का अंत हो गया है। जाहिर सी बात है कि राजा अब हमारे देश का राजा नहीं रहता है, वही रहता है जिसको इनडायरेक्ट रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में क्या किया जाता है? चुना जाता है। वही हमारे देश का क्या होता है? वही हमारे देश का सर्वप्रमुख होता है। इसीलिए हमारा भारत क्या है साथियों? इसीलिए हमारा देश, हमारा भारत आज रिपब्लिक कहा जाता है।
यहां पर देखिए नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। यह मामला हर बार उठता है, हर बार उठा है और उठता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन सभी बातों को खारिज करते हुए कहा है। किसी मामले में कहा कि ये अंग नहीं है, किसी मामले में कहा ये है, किसी मामले में कह रहा है नहीं है, किसी मामले में कह रहा है। फाइनली कौन सा ऐसा मामला आया था जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि नहीं ये भी इसका हिस्सा है। आइए देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। ये इसी टाइप के, इसी नेचर के क्वेश्चन जब रीजन एंड असर्शन बेस्ड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं तो इसी नेचर के, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कह रहा है या नहीं विवादास्पद विषय रहा है। ये आज से नहीं, जब से बना था प्रस्तावना तभी से ये विवाद में रहने वाला विषय है कि प्रियम्बल की हम लोग क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत माने कि कॉन्स्टिट्यूशन के उसको बाहर माने। लेकिन हमारे सामने एक केस आया था, इन रे बेरूबरी यूनियन एंड एक्सचेकर का मामला आया था साथियों। उस मामले में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि आइए देखते हैं। देखिए केस भी दिया है। कह रहा है सर्वप्रथम इनरू बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेकर ऑफ इनक्लेव AIR 1960 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इस मामले में कह दिया 1960 में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि नहीं हम नहीं मानते हैं, प्रस्तावना हमारा अंग नहीं है, हमारे भारत के संविधान का वो अंग है ही नहीं है। ये बात किसने कहा था? ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनरे बेरूबरी यूनियन का मामला आया था, उसी इनरे बेरूबरी यूनियन के मामले में ये कह दिया था कि नहीं भैया हम धूमधाम से कह रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यहां पे देखिए कहीं लिखा भी है अंग नहीं है। इस बात को पहले आप रखिए। आगे कह रहा है इसका अभिप्राय यह है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अभी तक जो ये बातें कह रहा है उसके अकॉर्डेंस में, किसके अकॉर्डेंस में? तो यूनियन क्या कहते हैं, ये जो मामला आपको देखने के लिए मिल रहा है इनरी बेरूबरी यूनियन के मामले के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि 1960 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि प्रस्तावना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद अब देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की बात करते हैं। यह जजमेंट कब आया था साथियों? तो 24 अप्रैल 1973 को यह जजमेंट आया था। यह जजमेंट अपने आप में बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट है। यहां पे 13 जजेस बैठाए गए थे, 1 2 3 जजेस नहीं हम कह रहे हैं, 13 जजेस बैठाए गए थे। और ये इतना बड़ा जजमेंट है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है और आपके एग्जामिनेशन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हजारों बार आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। केसेस को कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी सेट करने के लिए आता है, इसीलिए कुछ केसेस के आपको जो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट होते हैं उनके साइटेशन तक आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में आ जाता है तब लगता है यार कि मैंने एट दैट टाइम पढ़ा क्यों नहीं, मैंने याद क्यों नहीं किया। आज मैं याद कर लिया होता तो आज मेरा 1 नंबर यहां पे सिक्योर्ड हो गया होता। इसीलिए केशवानंदा भारती का आप याद करके रखिए। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 24 अप्रैल 1973 की हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है AIR 1973 के महत्वपूर्ण वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित, मींस की अभिनिर्धारित का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह रहा है कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। अभी तक साहब कह रहे थे, कौन कह रहा था? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही कह रहे थे इनरे बेरूबरी यूनियन के मामले में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1960 तक सुप्रीम कोर्ट डंडा लेके खड़ा था कि भैया इनरी बेरूबरी यूनियन हमारे पास है, मैं कह रहा हूं कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो नहीं है। लेकिन समय जैसे जैसे करवट लिया, 1973 का समय आया और उस समय हमारे पास बहुत बड़ा केस आया था। सुप्रीम कोर्ट भी ढूंढ रहा था कि कोई बड़ा मामला है, कोई बड़ा मामला है, उस मामले में मैं छक्का मारूंगा और पार्लियामेंट को मैं दिखाऊंगा कि हाँ पार्लियामेंट, मैं सुप्रीम कोर्ट हूं, मैं कुछ भी मैं भी कर सकता हूं। तो मामला आया था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का 24 अप्रैल 1973 का। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चौका छक्का दोनों एक साथ मार दिया। कहा कि मैं अभिनिर्धारित करता हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मैं इस बात को बता रहा हूं कि
प्रियम्बल भी संविधान का ही हमारे हिस्सा है। यहां पे आप देखने का काम करिए, कह रहा है कि अभी निर्धारित किया कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। नहीं, कहीं नहीं लिखा है, नहीं इनरी बेरूबरी यूनियन 1960 में लिखा गया था, लेकिन यहां पे लिखा है कि भाग है। कह रहा है उसे भी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, और एक बार आपका प्रियम्बल संशोधन भी किया गया है। अभी मैंने उसका लाइव टेलीकास्ट भी आपके सामने रखने का काम किया है कि कब उसका संशोधन उसमें किया गया था। आगे देखिए, कह रहा है लेकिन एक निर्बंधन यह है कि संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का आप चेंजेस करिए, पार्लियामेंट, आप माई बाप हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और यह बात मैं आप लोगों से बार बार बेसिक स्ट्रक्चर का कह रहा हूं, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का मैं रोना रो रहा हूं, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर से आपके एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन बनने लगते हैं उस टाइम आप घबराने लगते हैं कि कैसे हो गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो बिल्कुल अलग आ गया। नहीं, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात आएगी तब तब आपके दिमाग में केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट आना चाहिए। और उसी मामले में कहा गया कि पार्लियामेंट, आपके पास पूरी की पूरी ताकत है, आप पूरे संविधान को बदल दीजिए, हम उफ तक नहीं करेंगे। और यह बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि आप पूरा बदल दीजिए, लेकिन जहां आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ किए तहां मैं आपको बख्शूंगा नहीं। और इसी पे हमारा पार्लियामेंट फंस गया, इसी पे पार्लियामेंट फंसा है। इसीलिए जब जब अमेंडमेंट करता है तब तब उसकी रेलेवेंसी को चेक किया जाता है, जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। अब आगे आप देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है। आगे वन लाइनर की अगर हम कहानी देखेंगे, ये कहानी बहुत ही बड़ी है साथियों। जब कभी मौका मिलेगा तो आपको केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट के साथ लेकर के आऊंगा, और 1 घंटे में पूरे के पूरे सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे सर पे हमारा एमपीसीजे का एग्जामिनेशन लगा है, जब तक हम एग्जामिनेशन को तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का मामला एक आया था। अब गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में क्या कहा जा रहा है साथियों, जब कभी भी हम जजमेंट को देखते हैं तो कभी कभी उनसे जज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये सब लैंडमार्क जजमेंट के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। और जब जब हम लैंडमार्क की बात करते हैं, जब जब हम उसके रेलेवेंसी की बात करते हैं, तो जजेस का नाम भी वहां पे आ जाता है, क्योंकि जजेस से भी रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाते हैं। कह रहा है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण वाद न्यायमूर्ति श्री सुब्बा राव ने प्रस्तावना को अधिनियम के मुख्य आदर्शों तथा आकांक्षाओं का प्रतीक माना है। यह किसने माना है? तो ये जस्टिस एट दैट टाइम जस्टिस थे। कौन? तो जस्टिस सुब्बा राव साहब। और जस्टिस सुब्बा राव साहब बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इनके काम को आज तक लोग सलाम करते हैं, आज तक लोग याद करते हैं, इसीलिए इस केस में इनका नाम बार बार आता है। आगे देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का निश्चय करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। और ये बात हम लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया है? ये जो बात मैंने आपके सामने यहां पे गाने का काम किया है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का सुनिश्चित करना या निश्चित करना, यह बात हम लोगों ने डायरेक्ट प्रियम्बल से निकाल लिया है और इसी टाइप से आपके एग्जामिनेशन में देगा। इसमें से बीच में से किसी भी चीज को, समाजवादी को हटाएगा या पंथ निरपेक्ष को हटाएगा या लोकतंत्रात्मक को हटाएगा या गणराज्य को हटाएगा, किसी भी एक शब्द को हटाएगा, वहां पे दूसरा शब्द आपको फिट करके देगा और कहेगा अब आप इसका आंसर दीजिए, या तो पॉजिटिव वे में दीजिए या फिर आप निगेटिव वे में दीजिए या आप रीजन असर्शन बेस्ड में दीजिए। जिस भी तरह से हो सकता है उस तरह से आपसे क्वेश्चन देगा और उसी तरह से आपसे आंसर डिमांड करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको ये सीरीज याद होना चाहिए। सीरीज क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत के लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का सुनिश्चित या निश्चित करते हैं। यही होना चाहिए और इसी स्ट्रेटेजी में आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा। तो ये यहां पे आपका हो गया। नेक्स्ट वन लाइनर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट वन लाइनर में क्या कर रहा है? कर रहा है भारतीय संविधान के तहत भारत के समस्त नागरिकों को अब किस किस प्रकार का न्याय यहां पे मिलेगा? आर्थिक,
सामाजिक, राजनीतिक न्याय के अधिकार को सुनिश्चित किए गए हैं। और ये बात आप लोगों ने कहां से अडॉप्ट किया है? ये जो बातें आप लोगों ने अडॉप्ट किया है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल से ही लिया है। तो साथियों, अगर हम प्रियम्बल की टोटलिटी बात करते हैं तो प्रियम्बल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रियम्बल से इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे वो एमपी जो आप दे रहे हैं, चाहे आप यूपी जे दे रहे हैं, चाहे बिहार जे दे रहे हैं, या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी अगर आप फेस कर रहे हैं, वहां पे भी आपसे प्रस्तावना से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और प्रस्तावना के साथ साथ केस लॉ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यह क्वेश्चन तो जरूर बनता है कि किस केस में बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो इनरे बेरूबारी यूनियन का मामला आपके सामने आएगा। किस केस में बताया गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है? तो ये केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट आएगा। तो इस टाइप के जजमेंट भी आपको आपके दिमाग में होने चाहिए जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ देगा कि बेसिक स्ट्रक्चर किस केस के अंतर्गत कहा गया था, तो यही केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट आया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? मिनी संविधान किसको कहा जाता है? तो साथियों, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे हुआ था। कौन एट दैट टाइम प्रधानमंत्री थी? तो इंदिरा गांधी जी एट दैट टाइम प्रधानमंत्री थी। ये सभी के सभी बेसिक नॉलेज है, लेकिन जब एग्जामिनेशन में आ जाता है तो एकदम दिमाग को घन चक्कर बना देता है। इसीलिए इन सभी नॉलेज को आपके पास होना ही चाहिए। आगे देखिए, आगे वन लाइनर में क्या कर रहा है? आगे वन लाइनर में कह रहा है कि संविधान के प्रस्तावना के तहत भारत के समस्त नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार प्रदान किया जाता है। जब जब आप आर्टिकल नंबर 15 को पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 16 को पढ़ेंगे, कहां पे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में आप जाएंगे, वहां पे पूरा का पूरा आपको फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, आपके अधिकारों के बारे में बताया गया है, आपके अधिकारों की चर्चा की गई है। और जब जब हम अधिकारों की बात करेंगे तब तब इस चीजों को हम कैसे भूल सकते हैं? जहां जहां जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, बस आप वो चीजों को अगर आप घर पे जाकर के खोल लेंगे तो आपका पूरा का पूरा एट दैट टाइम ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के तहत संप्रभुता भारतीय संविधान में निहित है। जाहिर सी बात है, सोवर्जिनिटी, संप्रभुता, हम संप्रभु हैं, ये हमारे भारत के संविधान में निहित है। हमें किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है कि हम जा रहे हैं रूस से हम कोई समझौता करने, कर लें कि नहीं करें। भैया, हम संप्रभु हैं, हम सॉवरेन हैं, हमारी डिस्क्रिप्शन डिपेंड करती है। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहमति वहां पे इंपॉर्टेंट होती है, बाकी किसी देश की सहमति वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होती है। नेक्स्ट यहां पे वन लाइनर की हम बात करेंगे। करें, भारतीय संविधान के तहत विधिक संप्रभुता भारत की संसद है। जो विधिक संप्रभुता की हम बात करते हैं, तो विधिक संप्रभुता कौन है साथियों? तो विधिक संप्रभुता जो होती है वो भारत की संसद होती है। नेक्स्ट वन लाइनर की हम बात करते हैं। क्या कर रहा है? कर रहा है, भारतीय संविधान के तहत समस्त नागरिकों को न्याय, समता, स्वतंत्रता एवं भाईचारा सुलभ कराने का प्रयास किया जाता है। और ये किसके माध्यम से किया जाता है साथियों? तो ये सभी का सभी काम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के माध्यम से कराने का काम किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का संविधान एक जीवित दस्तावेज है, हर जगह आपको बचाने का काम करता है। जो भी कानून बनते हैं, हर एक कानून में किसी भी प्रकार का कोई भी गलती नहीं किया जा रहा है, उन सभी गलतियों से बचाने का आपको अवसर देता है हमारा भारत का संविधान। इसीलिए साथियों मैं कहता हूं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका हर एक सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड बन जाएगा, क्योंकि यही सभी सब्जेक्टों का दर्शन है। जब जब आप आर्टिकल नंबर 13 को पढ़ेंगे तो आर्टिकल नंबर 13 में आपको क्या दिया गया? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स दिया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी दिया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर दिया गया है, और साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू दिया गया है। यह किस लिए दिया गया है, क्यों दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए थोड़े नहीं दिया गया है कि नहीं आपको दे दिया गया है, आपको पढ़ना है और इससे परीक्षा पास करना है। ये इंटेंशन नहीं था। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर फादर थे उनका ये इंटेंशन थोड़े नहीं था कि नहीं स्टूडेंट पढ़ेंगे और पीसीएसजे की इसकी तैयारी करेंगे, जजेस बनेंगे, बड़े बड़े लॉ ऑफिसर बनेंगे। नहीं, वो देश को चलाने के लिए दिया गया था कि अगर कोई भी कानून बन जा रहा है, कानून में कोई भी प्रोविजन अगर इस तरह से है तो वहां पे हम एक्लिप्स लगा सकते हैं, वहां पे हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, वहां पे हम वेवियर कर सकते हैं।
इसलिए इन सभी कॉन्सेप्ट को हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 13 में देखने के लिए मिलता है। यही पूरा का पूरा डेफिनेशन क्लॉजेज आप आर्टिकल नंबर 12 में देखते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं एज अ जुडिशरी स्टूडेंट, तो आप अगर पार्ट 3 को अच्छे से पढ़ लेते हैं, पार्ट 4 को अच्छे से पढ़ लेते हैं, पार्ट 5 को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस 3 पार्ट को आप पढ़ लेंगे, 3rd, 4th एंड 5, तो आप अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपसे कहना क्या चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें बताई गई हैं जो कि आपके लिए हर समय हर स्टेजेस पे आपके लिए हेल्प करने वाला है। तो साथियों बस इतना ही था आज के सेशन में, जो कि मैं पार्ट 4 आप लोगों के लिए लेके आया था। अब पार्ट 5 में मैं फिर आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट सेशन लेकर के आऊंगा, और पार्ट 5 में यहां से जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है साथियों, यहां का पूरा मैं आपके सामने कंटेंट को डिलीवर करूंगा। साथ ही साथ यहां पे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए, उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी यहां पे एक एक करके मैं रखने का काम करूंगा। हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर करने का काम करूंगा, किसी चीज में कमी नहीं करूंगा। बस आप लोग हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें और प्यार दें, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करें, जिससे हमारा जो परिवार है, हमारा और आपका जो परिवार है, वो और भी बड़ा परिवार हो सके। साथियों ये था इंफॉर्मेशन, इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।